क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू द मेंटालिटी, द मोस्ट डाइवर्स पॉडकास्ट ऑन द इंडियन इंटरनेट। दोस्तों आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ही इमोशनल है क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन खुद रहा हूँ और इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू हैव मिस्टर नरेश सिंह नयाल जी, हु इज़ द हेड कोच ऑफ द इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम एंड द उत्तराखंड ब्लाइंड फुटबॉल टीम, बोथ मेन एंड वेमेन। दोस्तों ये बहुत ही इंस्पायरिंग फिगर मेरे को लगे हैं। सो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनसे बात करने के लिए अबाउट द जर्नी ऑफ बीइंग अ फुटबॉल कोच। ये एक इंडियन एयरफोर्स के वेटरन भी रह चुके हैं। कितना चैलेंजिंग होता है ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को फुटबॉल सिखाना, बहुत ही चैलेंजिंग होता है, हर किसी के लिए हो सकता है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इनसे बात करने के लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच दिस एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। शुरुआत में मैं आपका प्रोफाइल भी देख रहा था कि आपने काफ़ी सारे, आप एयरफोर्स में भी थे, फिर ब्लाइंड बच्चों से एसोसिएट हुए, उनको स्पोर्ट्स फुटबॉल वगैरह आपने सिखाया लड़का लड़कियों को। ये एसोसिएशन स्टार्ट कैसे हुआ ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ आपको कि मेरे को फुटबॉल सिखाना है, इनको कोई स्पोर्ट सिखाना है, लड़के और लड़कियों को? मैं पहले क्या इंडियन एयरफोर्स में था तो टोटली अलग फील्ड है ना। उसके बाद मैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्या हुआ, मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, राणा इंटरनेशनल स्कूल राजस्थान में। उस टाइम में यहाँ पे वैकेंसी निकली थी। वैकेंसी जो निकली थी वो स्पोर्ट्स टीचर की निकली थी। डिजिग्नेशन है फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, जो कि मेरा डिजिग्नेशन है एट प्रेजेंट NIPVD में। और मेरे ब्रदर इन लॉ वो विजुअली इम्पेयर्ड है, राजेंद्र सिंह नेगी नाम है उनका, और ITAT एजुकेटर है उसी इंस्टीट्यूट में, यानी कि NIPVD में। हम लोग बचपन से साथ में, और हमें पता भी नहीं था कि ये विजुअली इम्पेयर्ड है। बचपन में हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, सब कुछ किया हमने। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि जब मैं आया था, मैं रिटायर हो चुका था, और उसका उन्होंने बोला देख ले भाई, अगर कुछ है तो, अगर यहाँ अगर कुछ कर सकता है तो, क्योंकि स्पोर्ट्स में है। तो मैंने देखा मेरी क्वालिफिकेशन और वो सब मैच कर रही थी, तो मैंने वो लास्ट डे भरा। बिल्कुल तक भी मेरा श्योर नहीं था कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन उसके बाद जब मैं वहां करा रहा था ना, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि कुछ तो अलग करते हैं जी। तो कुछ अलग करते हैं, मतलब कोचिंग में मैं पहले से ही था, तो मैंने कहा पैरा स्पोर्ट्स में चलते हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट था, तो मैंने सोचा यार वहाँ बहुत तगड़ा होगा, हिसाब किताब बहुत, ग्राउंड्स होंगे, बहुत होगा, वहाँ चलते हैं और वहाँ कुछ करते हैं। कोई नॉलेज नहीं था विजुअली इम्पेयर्ड को कैसे स्पोर्ट्स कराना है, क्या कराना है, किस तरह से उनका फिजिकल एजुकेशन वो करना है। लेकिन 2015 में, यानी 2015 में, फिर मैंने फैब में जब एग्जाम हुए, उनका जो प्रोसेस था नॉर्मली रिटन एग्जाम्स, 2 रिटन एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू, वो सब चीजें, फिर डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा क्लियर करके फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में 2015 2 मार्च, तो वहां से फिर एक तरह से स्टार्ट हुई जर्नी। और मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि मैं फिजिकल एजुकेशन करता हुआ आ रहा था, सिखाते हुए आ रहा था। एजुकेशन थी मेरे पास डिग्रीज थी, सब कुछ था, बट विजुअली इम्पेयर्ड को कैसे कराना है इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, और ना मैंने देखी थी, कोई वीडियोस भी नहीं देखी थी तब तक। उसके बाद में धीरे धीरे फिर करने लगे। तो प्रिपेयर करने के लिए क्या करा आपने? इन्हीं के बीच से सीखा। अच्छा, इन्हीं के बीच से सीखा। वो ऐसा सीखा कि फुटबॉल तो मुझे आता था ना, अब ब्लाइंड फुटबॉल उसके साथ में। और डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ही बताइए। ब्लाइंड में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, नॉर्मली ब्लाइंड यूज नहीं करते हम लोग, विजुअली ब्लाइंड हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो वहाँ ब्लाइंड क्रिकेट, ब्लाइंड फुटबॉल आता है। तो इसलिए जब VI को कराते हैं, यानी कि ब्लाइंड को जब कराते हैं, हम उनको कराने के लिए पहले फुटबॉल तो मैं पहले से करा रहा था, क्रिकेट में पहले से जानता था, है ना, रनिंग में पहले से जानता था। अब यहाँ जुड़ क्या रहा था, पैरा रनिंग वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, उसका ब्लाइंड क्रिकेट जो कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, और ब्लाइंड फुटबॉल। तो फुटबॉल को ब्लाइंड को कैसे कराना है, वो चीजें मुझे ब्लाइंड से सीखना पड़ा। कहने का मतलब मैंने ये देखा कि कैसे वो मूव करते हैं, और फुटबॉल मुझे पता था, मुझे मूवमेंट पता थे, मुझे सब कुछ पता थे। अब वो एडेप्टेशन करना, वो मुझे बहुत जल्दी लर्न करना पड़ा। मैंने उन्हीं से सीखा कि यार अगर राइट विंग से लेके जाना है तो लेफ्ट को कैसे कट करना है, राइट से कैसे करना है, किक करते टाइम में क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये तो मुझे पता था। बट जब विजुअली इम्पेयर्ड करता है तो कई बार बॉल भी खो जाती है ना। ब्लाइंड फुटबॉल और फुटबॉल में अगर करेंगे तो आपको मेजर डिफरेंस बताता हूँ, बेसिक डिफरेंस, मेजर भी नहीं, बेसिक डिफरेंस। जो ब्लाइंड फुटबॉल होती है उसमें साउंड होते हैं, उसमें जो बॉल बेयरिंग्स होती हैं वो, उसका साउंड होता है, बॉल भी अलग होती है, बिल्कुल साउंड होते हैं उसमें। और जो फुटबॉल है उसमें नहीं होती है, साइज अलग होती है। हम नंबर तो वो साउंड को ट्रैक करना, ड्रिल, बिल्कुल इस साउंड को फॉलो करते हैं। और एक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड है वॉय,
VOY, वॉय। वॉय, हाँ, वॉय का मतलब? वॉय का मतलब कि आई एम हेयर, वो लोकेशन बता रहा है अपनी। अच्छा, अब वो कौन बोलेगा जिसके पास बॉल नहीं है? नहीं है, हाँ, तो उसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि वॉय मेरे को दो। बिल्कुल। मेरे को वॉय मतलब नहीं, मेरे को दो नहीं, मैं हूँ यहाँ। हाँ मतलब नहीं तो जाके मैं- क्लास मैं- करेगा आपको। डिफिकल्टी क्या है यहाँ पे? आप वॉय कितना लोग बोल रहे हैं? ये 5 साइड होता है ब्लाइंड फुटबॉल। अच्छा 5 ही होता है? 5 साइड होता है। 5 साइड। और जो पिच होता है वो छोटा होता है, छोटा 20x40, 20 विड्थ और 40 लेंथ। थ्रो इन नहीं होता क्योंकि साइड बोर्ड्स होते हैं इसमें, है ना। जैसे हम फुटबॉल नहीं होता मतलब? फुटबॉल में हम थ्रो इन करते हैं, बाहर चले जाए, यहाँ पे नहीं होता क्योंकि बोर्ड्स लगे होते हैं। बॉल बाहर नहीं जाती, साइड से लेंथ वाइज, यानी कि 40 मीटर्स में बोर्ड्स होते हैं, 1.2 मीटर हाइट होते हैं उनकी, तो बॉल बाहर नहीं जाती। जब पहले किसी ने अगर ऊपर से क्लियर करते तो अगले को फ्री किक मिलती है ना। कॉर्नर्स होते हैं, हैंडबॉल होता है, बाकी सब चीज होती है, पेनल्टी होता है, सब कुछ होता है, कार्ड्स होते हैं। बट एडेप्टेड रूल्स है कि थ्रो इन नहीं होते। और 4 सेकेंड वाई अगर नहीं बोला आपने 4 सेकेंड में, अगर वॉय हर 4 सेकेंड में आपको बोलना होता है। अगर आपने नहीं बोला 4 सेकेंड में तो वो आपका नो वाई फॉल मिलता है। ये चीजें होती है। हम वाई कितने लोग बोल रहे हैं? मैंने बोला 5 साइड होता है, गोलकीपर साइडेड होता है। अभी देखो असली जो थ्रिल है वो कहाँ पे है? गोलकीपर साइडेड है, आप और मैं है। साइडेड मतलब? साइडेड मतलब हमारी तरह। अच्छा, गोलकीपर साइडेड है? यस, अच्छा, देख सकता है। और उसको गोल कौन कर रहा है? टोटली ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड। तो ऐसा क्यों है रूल? ये रूल है कि जो गोल नहीं मतलब भैया मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हमको गेम दिखाना है ना, कौन कहाँ पर है, बॉल डालेगा, वो तो गोलकीपर ही दिखा सकता है। अगर सब लोग ब्लाइंड ले, मान लीजिए अगर पूरे 5 के 5 अगर ब्लाइंड है, गोलकीपर भी ब्लाइंड हो गया, तो कैसे खेलेंगे गेम चलेगा नहीं ना उतना। और उसके बाद वो कैसे सेव्स करेगा जो ब्लाइंड है, क्योंकि फिनिश तो वहीं आना है। और जो गोल गाइड होता है इसमें एक जो क्रूशियल रोल अदा करता है, वो होता है गोल गाइड। वो रहता है अपोनेंट के गोल पोस्ट के पीछे। मान लो आप और मैं अगर अपोनेंट टीम्स है, तो जो आपका गोल गाइड होगा आपकी टीम का, वो मेरे पीछे रहेगा। मैं गोलकीपर हूँ, आप गोलकीपर है। और जो मेरा गोल गाइड होगा मेरी टीम का, वो आपके पीछे रहेगा। जैसे 12 मीटर एरिया में आएंगे, वो 12 मीटर एरिया कैसे मार्क करेंगे? ग्राउंड में मार्किंग होता है डॉटेड लाइन से, ब्रोकन लाइन होती है एक। तो इसका मतलब गोल लाइन से 12 मीटर्स वहां जैसे आएगा, गोल गाइड का एरिया शुरू हो जाता है। अच्छा, अब वो वहां से उसको गाइड करेगा, राइट लेफ्ट कहाँ जाना है। हाँ। और जब उसको वो गैप दिखेगा, वो तब उसको मार बोलेगा। तो गोल करवाना गोल गाइड का काम है और प्लेयर का काम है, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। तो रूल्स में भी काफी फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब आप ये स्टार्ट करे थे, आपको ये सब भी पहले पढ़ना पड़ा होगा? बिल्कुल पढ़ना पड़ा, मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ा। ब्लाइंड का अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो सब कुछ पढ़ना पड़ा। रूल्स पढ़ने पड़े, रूल्स के साथ साथ रूल तो आप छोड़ो ना, रूल तो बाद में इंटरनेट पे पढ़ा या आपने बुक्स ली कहीं से या? इंटरनेट से बुक्स डाउनलोड करी, और उसमें क्योंकि इप्सा रूल्स आते हैं, जो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसके रूल बुक है, तो वो पढ़े। ब्लाइंड क्रिकेट के रूल्स पढ़े, पैरा एथलेटिक्स के रूल्स पढ़े कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन गाइड को यूज कर सकता है, गाइड एरर को, ऐसे सब कुछ। क्योंकि मैं सारे विजुअली इम्पेयर्ड के स्पोर्ट्स देखता हूँ, ब्लाइंड स्पोर्ट्स देखता हूँ सारा। NIPVD में जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी है ना, जिसको जो प्रीवियसली NIVS था, तो राजपुर रोड पे है, आपको पता है वो चीज। तो वहां पे मैं ब्लाइंड का स्पोर्ट्स देखता हूँ। अब अंतर क्या है? अगर मैं प्रोफेशनली एक ही कोच होता, मेरा डेजिग्नेशन है फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, एंड आई एम लकी फॉर दैट कि मुझे वो चांस मिल रहा है NIPVD में रह के, अपने संस्थान में रह के, कि मैं मल्टी स्पोर्ट्स कोच करवा रहा हूँ। अगर मैं कहीं पे एकेडमी में होता, फुटबॉल की एकेडमी में, तो मैं सिर्फ फुटबॉल सिखा पाता ना, ब्लाइंड फुटबॉल। और अगर क्रिकेट में होता तो सिर्फ ब्लाइंड क्रिकेट सिखा रहा होता। यहाँ पर क्या है, मल्टी स्पोर्ट्स सिखा रहा हूँ मैं। विजुअल इम्पेयर्ड के जितने भी स्पोर्ट्स है वो सिखा रहा हूँ, चाहे वो गोल बॉल हो, चाहे वो आपका लॉन बॉल हो, चाहे वो ब्लाइंड क्रिकेट हो, चाहे ब्लाइंड फुटबॉल हो, या फिर पैरा एथलेटिक्स हो। ये एक वो है। ऐसा करके जर्नी स्टार्ट हुई, इन्हीं के बीच में गिरा, सीखा। और आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं ऐसा, बहुत तब मुझे हुए थे 1.5 साल 2 साल 3 साल के आसपास। मैं खुद भी एक आंख से, लेफ्ट आई से ब्लाइंड हो गया था। एक बॉल आके लगी रिटर्न, क्योंकि मैं उनके बीच में रह के सिखा रहा था। मुझे बीच में रह के सिखाता हूँ, बॉल रिटर्न आई। अच्छा, और मैं जब सिखा रहा था उसके रिटर्न आए, वो इतना ज्यादा प्रेशर था कि मैं हटा नहीं पाया, और आके मेरे आंख में लगी लेफ्ट आई पे। और उसके बाद में 7 लेजर्स हुए, 7 सीटिंग हुई उसकी लेजर के। और 1 महीना तक मुझे पूरा ब्लर दिखता था, शुरू में तो दिखता ही नहीं था। अच्छा, फिर ब्लर दिखने लग गया, और जब जाके 7 सीटिंग हुई तब सही हो गया। शायद उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी, जो भी था वो रिटर्न आ रहा था। और उसके बाद में, बल्कि मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनको बताया नहीं मेरे,
बहुत बाद में जब पता चला तो मैंने उनको बोला क्यों घबरा रहे हो क्या, तुम्हारी कैटेगरी में मैं भी आ जाऊंगा तो मुझसे कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा ना तुम्हें। तो इस तरह की बातें चलती थी और बहुत मजेदार था वो सफर भी। घर वाले घबराए थे थोड़ा सा, लेकिन मेरा ये था कि भाई एफिशिएंसी कम नहीं होनी चाहिए। और जब मेरा ये हुआ था मैं रोज ग्राउंड जाता और ट्रेनिंग कराता था, मैंने तब भी नहीं छोड़ी ट्रेनिंग कराना। ऐसे ही चलता रहा सफर और चल रहा है अभी। आज 11 ईयर्स हो गए सफर में और 2015 से 25 इंटरनेशनल्स दे चुका हूँ मैं। और इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल को मैं 5 कैप्टन्स दे चुका हूँ। बहुत तो चल रहा है। ब्लाइंड क्रिकेटर्स दे चुके हैं इंटरनेशनल 3 और इंटरनेशनल मेडल हैं पैरा एथलेटिक्स में। तो लॉन्ग डिस्टेंस और मिडिल डिस्टेंस कर रहे हैं अभी। पेरेंट्स को कन्विंस करना कितना चैलेंजिंग रहता है? ये तो चैलेंज है ही, सिखाना तो चैलेंज है ही। अब आप इसको बोलोगे आप खिलाओ और प्रोफेशनली भी तैयार करो, इंडिया टीम के लिए तैयार करो, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बिल्कुल देखो, मैं सपने दिखाता हूँ। मेरे से कोई पूछता है, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देता हूँ तो मैं बोलता हूँ मेरा नाम नरेश सिंह नयाल है और मैं सपने दिखाता हूँ। अब वो सोचते हैं सपने किसको दिखा रहे हो? मैं जिनकी आंखें खुली उनको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जो विजुअली बड़े उनको सपने दिखा रहा हूँ। उनको सपने दिखाना मतलब और रंग भरने पड़ेंगे आपको। और पेरेंट्स की जहां तक बात है, अब आम तौर पे भी अगर देखें तो पेरेंट्स स्पोर्ट्स के लिए बहुत लेट राजी होते हैं। तो शुरुआत में क्या विजुअली इम्पेयर्ड तो पहले से ही हो, यानी कि एक डिसेबिलिटी उनके साथ है, बट उसके साथ वो मुझसे बोलते थे कि क्या सर आप क्या खिला रहे हो इनको, गेम खिला रहे हो, अगर और लग गया तो, और अगर पैर में लग गया पैर भी टूट गया और उसके बाद व्हील चेयर में आ गया तो। और वो सही थे, कोई गलत नहीं थे पेरेंट्स, लेकिन मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ता था। मैंने कहा आप कैसे आए गाँव से? तो मेरी तरफ देखते थे, फिर वो टैक्सी में आए और उसके बाद यहाँ से कैसे आए, इससे आए। मैंने कहा आपका बेटा जब थोड़ा सा बड़ा होगा और जब ये फुटबॉल खेलेगा, ये फॉरेन जाएगा, जहाज में जाएगा और किसी दिन यही घुमाएगा आपको, जहाज में जाएगा तो, और यही आपको घुमाएगा। कभी पैरालंपिक खेल रहा है, कन्विंस हो जाते हैं ऐसे। हाँ तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, आपको रास्ता कुछ तो दिखाना पड़ेगा। फिर वो हेजिटेंट तो रहते होंगे, पैर हेजिटेंट तो फिर भी रहेंगे, जितने जल्दी कौन मान जाएगा। और अगर मान भी गया तो फिर हमारी क्या जरूरत है, इतनी जल्दी मान गया तो फिर और कुछ दिखाना पड़ता है। फिर उनको बोलना पड़ता है कि आप पढ़ाई, अच्छा ठीक है चलिए मैं छोड़ देता हूँ और आप इसको पढ़ाई कराइए। पढ़ाई, हालांकि लोगों का एक बहुत गलत ये कंसेप्ट, एक मिथ है कि स्पोर्ट्स वालों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। ये बिल्कुल गलत है। स्पोर्ट्स वालों को भी पढ़ाई करनी पड़ती है। ब्रेल में पढ़ते हैं, बिल्कुल ब्रेल में पढ़ते हैं। अगर इन जनरल भी बात करें तो करना पड़ता है आपको। और उसके बाद में क्या है कि मैं उनको एक कंपैरिजन बताता हूँ कि अगर आपको जॉब करेंगे तो पढ़ाई लिखाई करके अगर जॉब करेंगे तो कितने साल, 25 साल 26 साल में जॉब लगेगी उनकी, या 23-24 साल में। लेकिन अगर आपका बच्चा 7-8 साल से स्पोर्ट्स करता है, हो सकता है 16-17 साल में वो इंटरनेशनल हो जाए और उसको पैसे मिले और वही स्पोर्ट्स उसको जॉब भी दिला दे, तो कौन सा अच्छा है भाई? आप वहां भी टाइम लगा रहे हो और यहाँ भी टाइम लगा रहे हो, लेकिन यहाँ रिजल्ट आपको जल्दी आ रहा है, बट वही है लगाना पड़ रहा है आपको ना। तो वो चीज है। तो ऐसे करके फिर कुछ पेरेंट्स मान जाते हैं, कुछ को फिर वो लगता है, कुछ को फिर ऐसा लगता है। जैसे एक इंसिडेंट था, हम थाईलैंड में थे। अक्सर मैं जब रूम शेयर करता हूँ, जब मैं इंडिया टीम के साथ रहता हूँ, मैं कभी भी अलग रूम नहीं लेता। अच्छा, हाँ, मैं अपने हेड कोच है सुनील मैथ्यू जो IBFF के, उनको हमेशा बोलता हूँ कि आई विल शेयर रूम विद माय प्लेयर्स करके। अब उनको पता भी चल गया, अब तो पता चल गया क्योंकि हम लोग पिछले 11 साल से साथ में काम कर रहे हैं। तो जब मैं जाता हूँ तो उनके साथ शेयर करने का मेरा एक ही मकसद रहता है कि और सीखूंगा इनसे। 24 आवर्स आप विजुअली इम्पेयर्ड के साथ है ना रूम में, आपको पता लगेगा कि कैसे टूथपेस्ट उठाता है, कैसे क्या करता है, कैसे क्या करता है। बताना बहुत आसान है, बट आप जब उनको देखते हो और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं, तो मैं हर बार अलग अलग करता हूँ। शिवम सिंह नेगी एक फुटबॉलर है, इंटरनेशनल फुटबॉलर है, उसने गोल मारे थे थाईलैंड में। तो उसने अपने पेरेंट्स को कॉल लगाया, वीडियो कॉल लगाया, और उसके बाद में जब वहां से पूरा परिवार बैठा हुआ है सामने, पटाया में थे हम लोग, एशियन चैंपियनशिप चल रही थी, वहां से कॉल लगाया तो सब लोग रो रहे खुशी से सब लोग रो रहे खुशी से। और वही पेरेंट्स जो कल पहले बोल रहे थे कि क्या करेगा स्पोर्ट्स करके, वो लोग आज उसको कर रहे हैं और शिवम इंटरनेशनल है। वैसे सुवेंद्र है, जब उनके साथ में रहते हैं तो उनसे कई चीजें सीखते हैं। आज सुवेंद्र इंडिया का कैप्टन है। जनरली अगर आप किसी से बात कर रहे हो जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं हो, उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, जब लोग ब्लाइंड और फुटबॉल को एक साथ सुनते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? उनका रिएक्शन तो ऐसा लगता है, देखो सबसे पहले तो सबको क्या लगता है ना यार, ब्लाइंड सुनते ही उनको ऐसा लगता है बहुत धीरे चलता हो है ना, मतलब ये गेम बहुत स्लो होगा। तो मैं उनको बोलता हूँ आइए कभी दिखाता हूँ आपको, खासकर जो देहरादून में है उनको तो मैं इनवाइट करता हूँ। कहीं पर भी मौका मिलता है मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म में, मैं उनको इनवाइट करता हूँ। मैं आइए कभी शाम को दिखाते हैं आपको कि ब्लाइंड फुटबॉल कैसा चलता है। उसके बाद बाकी लोग जो है
जो आपके पॉडकास्ट को सुनते हैं उनसे ये कहूंगा कि इंटरनेट पे जाके देखिएगा भी, आपका सारी आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि कितना स्लो चलता है करके। सेम सॉकर है, सेम फुटबॉल है, वही स्पीड है, वही थ्रिल है। यहाँ एक कंपोनेंट ज्यादा है क्योंकि जो गोलकीपर है वो साइटेड है और ये जो खेल रहे हैं वो ब्लाइंड है, वो उसको गोल मारते हैं। पर उसको एडवांटेज नहीं मिल जाएगा? क्या एडवांटेज मिलेगा? गोल हो रहे हैं ना। मैं वही समझ नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल कि मतलब बाकी सब ब्लाइंड है हाँ और मैं साइटेड हूँ बिल्कुल, और फुटबॉल खेल रहे हैं जो साइटेड है उसको एक थोड़ा सा अपर एज नहीं मिल। नहीं, मैं यहीं पे फुटबॉल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझना चाह रहे हैं, मैं फुटबॉल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सॉकर है ये। सॉकर में गोलकीपर होता है और प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स गोल करते हैं, ये भी गोलकीपर है, ये ब्लाइंड फुटबॉलर है ना। मैं अपने जो हमारे नए लोग आते हैं उनको भी ये बोलता हूँ कि आप इनको ब्लाइंड मत देखो। जब आप फुटबॉल देखने के लिए आए हो ना, आप फुटबॉल देखो, तब आपको मजा आएगा। रिएक्शन वही होता है सबका, पहला रिएक्शन जब मैं बोलता हूँ ना किसी को कि मैं ब्लाइंड फुटबॉल कोच करता हूँ करके, वो पहले तो मुझे ऐसा ऊपर से लेके नीचे तक देखता है, उसके बाद बोलते हैं अच्छा ब्लाइंड होता होगा ऐसा ही कुछ। और उसके बाद जब वो देखते हैं, इंटरनेट पर जाके देखते हैं, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम है इस वक्त, उसकी रैंकिंग 14 है वर्ल्ड में और एशिया में 5th है। और जो वुमेन्स टीम है वो इस वक्त 4थे नंबर पे है। तो एशिया में 4थे नंबर पे है, वर्ल्ड में अच्छे रैंकिंग पे आती है, सब लोग आ रहे हैं। तो तब उनका था, अरे जैसे कई लोग हैं देहरादून के जो लोग अंदर आए हुए जो देखते हैं, नई पीवीडी में आते हैं और वो लोग ब्लाइंड फुटबॉल देखते हैं। कई लोग आए, उन्होंने देखा है जब, तो उनकी कई चीजें अपने आप ही क्लियर हो गई। फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपकी आंखों के सामने है वो चीज, तो मुझे फिर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। लेकिन रिएक्शन सबको वही लगता है, सबको यही लगता है कि बहुत स्लो होता होगा, या ब्लाइंड लोग कैसे खेलते होंगे, आपस में टकराते होंगे। नहीं, जहाँ रूल्स है वहाँ कैसे टकराएंगे बताओ ना। जहाँ रूल्स के साथ खेल रहे हैं, सॉकर रूल के साथ खेल रहे हो ना, तो कैसे टकराएंगे वहाँ। ऐसे तो आप ऊपर से प्रैक्टिस भी कर रहे हो। बिल्कुल। आप आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी स्कूल में जाके जहाँ फुटबॉल नहीं जानते, आप एक बॉल फेंक दो ऐसे, उसके पीछे सारे लोग दौड़ेंगे ना, दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे, उसके पीछे सारे लोग दौड़ेंगे। तो हो सकता है आपस में कोई टकराएंगे, क्यों नहीं टकराएंगे? जब भीड़ जाएगी, जहाँ किसी ने फुटबॉल देखा ही नहीं है, एक गोला सा आ रहा है उनकी तरफ को और वो सब उस पर टूट पड़ रहे, टकराएंगे भी। और उसमें जो अच्छा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो बॉल को पकड़ के भाग लेगा, उसके पीछे सारी जनता जाएगी, बाकी लोग जाएंगे। सेम यहाँ पे आप एक बॉल के पीछे, क्योंकि बॉल में आवाज है, उसके पीछे भाग रहे हैं। आपके पास वॉइस वर्ड है जिसके जो आपको बोलना है, जो आपको बचा रहा है, सबसे क्लास होने से बचा रहा है। आप ड्रिबल करते हैं, आप टैकल करते हैं, आप पुश करते हैं, आप कार्ड भी लेते हैं, दूसरों को कुहनिया भी मारते हैं, आप गोल भी करते हैं। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अमेजिंग फीट है। गोलकीपर के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे? गोलकीपर के लिए वो 2 मीटर से बाहर नहीं जा सकता। 2 मीटर? अच्छा, बस 2 मीटर है। 2 मीटर है उसके लिए, उससे बाहर नहीं जा सकता। बाहर जाएगा तो पेनल्टी हो जाएगा। पार जाएगा तो पेनल्टी होगा, पेनल्टी दे रहा हो, ठीक है। और उसके बाद वो फॉल कमिट कर रहा है ना, अब आपको पता लग गया कि उसके रिस्ट्रिक्शंस है, वो है। और दूसरा, ये बॉल हैवी है, 100 ग्राम्स हैवियर देन जनरल बुक। 100 ग्राम हैवी है। इसमें बॉल बियरिंग्स वाला जो वो शायद से वेट इंक्रीज कर दे। बिल्कुल, वो जो सेल्स है वो आके लगती है इसको। अगर चेहरे पर लग गया तो कई बार बहुत ज्यादा दर्द होता है, लाल हो जाएगा, क्योंकि मेटल है। तो इसके लिए भी है वो चीज। और उसके बाद वो देख नहीं रहे, लास्ट में क्लोज एनकाउंटर है तो वहां पर कई बार वो गोलकीपर को मार देता है, क्योंकि वो तो गोलकीपर जो गोल गाइड है वो पीछे से उसको बोल रहा है मार, शूट, किक, कुछ भी अलग अलग अपना अपना, हर कंट्री अपना अपना यूज करते हैं कैसे भी। तो वो उसको गोल करवाना चाह रहा है, गोल गाइड को और प्लेयर को तो गोल चाहिए, बट बीच में कौन आ रहा है? गोलकीपर आ रहा है। कई बार इतने क्लोज एनकाउंटर्स होते हैं कि गोलकीपर को लगती भी है, तो फॉल मिलते हैं। अगर जिसका जो चीज है, अगर उसने चार्ज किया है प्लेयर। तो जो गोल्ड का है, जैसे आप हो गोल्ड गाइड हो, बिल्कुल बिल्कुल राइट। जैसे फुटबॉल में तो जैसे बीच में जैसे रेफरी है, रेफरी होते हैं। रेफरी बात कर, यहाँ भी रेफरी होते हैं। हाँ, यहाँ पे रेफरीज होते हैं। तो रेफरी और जो आप कर रहे हो उसमें डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है, जो रेफरी होता है वो गेम को कराता है, गेम को एग्जीक्यूट करता है। तो बाहर नहीं, पिच में रहता है अभी। वो भी दो रेफरी होते हैं, हाँ, पिच में रहते हैं दो रेफरी भी, मतलब वो भी भाग रहे हैं। बिल्कुल, वो भी भाग रहे हैं और गोल गाइड भी भाग रहा है। नहीं, गोल गाइड का 2 मीटर का एरिया है गोल पोस्ट के पीछे, उससे बाहर वो भी नहीं आ सकता। तो गोल गाइड का काम क्या होता है? गोल गाइड का काम है गोल करवाना, सिंपल सा ये। अच्छा, क्योंकि जो सामने से प्लेयर आ रहा है मेरा, उसको ये नहीं पता ना कि गोलकीपर की क्वेश्चन क्या है। सो गोलकीपर शांत रहता है, उसको ये नहीं पता साइडेड है, वो क्यों आवाज करेगा। वो आवाज करेगा तो उसको उसकी लोकेशन पता लग जाएगी, वो मारेगा, है ना। और उसको ये पता कि जो गोल पोस्ट है वो 3.66 मीटर्स वाइड है,
और 2.14 मीटर हाइट है उसकी, तो वो फ्रेम उसके दिमाग में है, प्लेयर के दिमाग में, बट वो गोलकीपर अगर आवाज देगा तो वो अपने आप को कर लेते कि गोलकीपर कितना है, कहाँ पर है। तो गोल गाइड का काम है गोल का माना, और जो रेफरी है उसका काम है एग्जीक्यूशन ऑफ द गेम। ये अंतर है दोनों में। आई एम श्योर कि कुछ मोमेंट्स भी होते होंगे एज अ कोच, इमोशनल मोमेंट्स भी होंगे। तो जब आप ये इंडियन टीम को कोच कर रहे थे, विमेन और मैन, या इनमें से कभी कोई इमोशनल मोमेंट रहा होगा? हाँ, मेरा पहला गोल जो किया था हमने पंकज के साथ में, पहला गोल किया था मैंने पंकज राणा जो इंडिया के कैप्टन बने बाद में आगे जाके, कोची में था। वो मेरा पहला इंटरनेशनल था और पंकज का भी पहला इंटरनेशनल था। मलेशिया वन ऑफ द बेस्ट टीम थी तब। दो पैरों के बीच से जब मैंने उसको मार बोला, और गोलकीपर ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ से तो गोल कर जाएगा, और वो गोल हो गया क्योंकि मेरा मार पे उसका करके कनेक्शन हुआ था, और हम दोनों जब मिल गए तो गैप मिल गया था और वो गोल हुआ। और पता क्या हुआ, अगले दिन जब हम घूमने के लिए जब बाहर गए, पंकज के आईज में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको मुझे लेके जाना था गिरधर हॉस्पिटल। वहां जब लेके जाना था उसे, जब मैं लेके गया तो सब लोग, उस दिन हमारी फोटो आई हुई थी। नॉर्मली मैं जब सेलिब्रेट करता हूँ तो प्लेयर को उठा लेता हूँ और प्लेयर अपना दोनों ऐसे करके भंगड़ा वाली पोज लगभग ऐसे करके, और मैं ऐसे करके ऊपर करता हूँ, वही वाला पोज। और आज भी मेरे स्पोर्ट्स रूम में लगा हुआ है, मेरे घर में है, वो आज भी है। उसके बाद में जब मैंने वो किया तो वो फोटो देखे और सब हमको देख रहे हैं ऐसे करके, मलयालम मनोरमा, तो सब हमको देख रहे हैं। ये बात है कोच्चि की, केरल की। तो मैंने उसको क्या देखने, तब उनमें से एक ऑटो से निकल के आया, बोला सर यू पिक्चर। तो मैंने पंकज को बताया, तो उसके आंखों में, मतलब उसके चेहरे पर जो था ना, मैंने बोला पंकज यहाँ पे भाई कम से कम 10 ऑटो वाले खड़े हैं और सब मलयालम मनोरमा का वही पेज खोलते खड़े हैं जिसमें तेरी और मेरी फोटो आई है। अरे वाह, तो वो मोमेंट कभी नहीं भूलता। फिर जब इस बार वो, और ये भी नहीं कि अपनी जगह हो रहा है, किसी और स्टेट में हो रहा है, बिल्कुल इंडिया के दूसरे कोने में। बिल्कुल सेम शेफाली रावत है। शेफाली रावत जो भी इंडिया की कैप्टन भी है, वो उसको है कि अभी जैसे हम लोग नॉर्मली होता है कि मेल फीमेल, लड़का लड़की, ये सब बहुत है। वो उसने गोल किया, उसने बोला कि जो हमारे हेड कोच है उनको बोला सर मैं सेलिब्रेशन लड़कों वाला करूँ सर के साथ, मेरे साथ, क्योंकि मैं गोल गाइड हूँ वुमेन्स टीम का भी अभी, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी अभी हमने। तो उसने जब पहला गोल किया और उसके बाद वो आई और कूद गई मेरे ऊपर, कूद के जब हमने ऐसे करके किया, वो फोटो अभी भी उसके पास भी रखी हुई है वो फोटो। तो ये कुछ मोमेंट्स होते हैं जो हमेशा मतलब रखते हैं, हमेशा याद रहते हैं। फिर पहले गोल्स हैं सियोम के, वो थाईलैंड वाले गोल्स जहाँ वो हैट्रिक मारने वाला था, जबकि वो बाहर आ गया था, तो मैंने हेड कोच को बोला सुनील सर को कि मैंने कहा सर अंदर आने दीजिए इसे, और उसके बाद उसने 2 गोल किए। तो ये है, सब कुछ आता है, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं। आप जब वो गोल करते हैं, उसके बाद में जब वो जब बाहर होते हैं और हम लोग जब इंडिया से किसी का आता है, जब हम एबीजी में खेल रहे थे तो मेरा होम टाउन है हल्द्वानी से हूँ मैं, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से, ओखलकांडा ब्लॉक है, चक दलाड़। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, जब मैं वहां से एपीजी खेल के आए, हम लोग एशियन पैरा गेम्स चाइना में खेल के आए, तो मेरी स्टोरी कवर की मोतो ने, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चला। वहां पर आईएएस की क्लासेस जो लेते हैं, एक मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद आईएएस कुछ करके हल्द्वानी में है, तो उन्होंने वहां पे वो आया, तो जो लोग वहां पर कोचिंग जाते थे उनमें से किसी ने मुझे भेजा, बोला सर आज ना आपका ये चल रहा है। तो वो मोमेंट, और जब स्टोरी छपी, मेरी माँ को बहुत फोन गए, और मेरी माँ गांव से हैं बिल्कुल, और उनका अक्सर ज्ञान नहीं है, यानी कि जिंदगी तो बहुत पढ़ी है बट पढ़ाई उस टाइम में नहीं थी, तो उन्होंने किया। और मेरी माँ को मैंने कॉल लगाया उस दिन, तो मैंने बोला अरे आज तो मैं ना बहुत परेशान हो गई, तुझे क्या बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। अच्छा, तो जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, मैंने क्या, तो मेरे मुंह से ऐसे निकला, मैं क्या, तो बोला आज सुबह से ना इतने फोन आ गए मुझे, ये है। मैंने कहा मेरा जीवन सफल हो गया। अब एक माँ को इससे बड़ा मोमेंट को कौन दे सकता है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा याद रहती हैं, और मुझे ये गेम दे रहा है जो विजुअल इम्पेयर्ड को मैं करा रहा हूँ, वही दे रहा है मुझे बस। आई एम श्योर कि आपके एक्सपीरियंस में काफी लोग होंगे ऐसे जिनको एक मौका मिला होगा, वो पीछे हट गए। बिल्कुल बहुत लोग आते हैं मेरे पास, बहुत लोग शुरू में आए, कई लोग आए, लोगों ने बोला सर हम भी सिखाना चाहते हैं। हाँ, मैंने कहा मोस्ट वेलकम। वो गिव अप करे, मैं 3 दे दूंगा, वो मुश्किल से, मैंने कहा आपको 1 हफ्ता दिया मैंने, आप ट्रेन करो इनको, फुटबॉल कोचे जाए कहीं, तो वो चले गए, 3 दिन में चले गए वो। क्योंकि देखो एक विजुअली इम्पेयर्ड है, अगर आप बोल रहे हो मेरे बाइसेप्स अच्छे है, तो एक विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको नहीं दिख रहा है ना बाइसेप्स अच्छे, वो आपको आएगा, टच करेगा, देखेगा बाइसेप्स कैसे अच्छे होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, तो वो चीजें समझना और उसके बाद वो करना। मैं कई बार जैसे बहुत ज्यादा हो जाता है, अब मैं सोचता हूँ
यार आज बॉल करना है, बॉल नहीं हुआ, वो विजुअली इम्पेयर्ड जो प्लेयर है, मतलब जो ब्लाइंड फुटबॉलर हुआ के मुझसे बात कर रहा है, सर आज कैसा हुआ सर, गोल नहीं लगे, आज क्या होगा। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसको गोल नहीं लगे, मैं उसको वो करके आ जा रहा हूँ, बट मेरे मेंटल में जो मेरा मेंटल प्रेशर आ रहा है और जो स्ट्रेस हो रहा है वो क्या, तो उसके लिए मेरी फैमिली जो है, मेरी वाइफ और मेरी बेटी है, उनके साथ में मैं घर में आके हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि यार सब निकल गया, अगले दिन फिर फ्रेश होके जाते हैं। तो मेरी वाइफ ने आज शायद मैं जहाँ पर हूँ, अगर वाइफ ने साथ नहीं दिया होता तो मैं शायद इतना नहीं कर पाता। जो विजुअली इम्पेयर्ड होता है, इनके दिमाग में कुछ जिसको बोलते हैं अंडर कॉन्फिडेंट होना, ये हेजिटेशन होना कि हम देख नहीं सकते, हम कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल ये होता है, कभी होता है, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होगा। अब आपको एक चीज है ना कि विजुअली इम्पेयर्ड है क्या भाई, वही अगर कोई 17 साल का बच्चा है, 16 साल का अगर बच्चा है या 7 साल का बच्चा है, सेम वहां से दोनों चीज है ना, बट क्या अंतर है, एक में साइट है एक में नहीं है, है ना, मतलब सिर्फ देख नहीं पा रहा है एक, और एक होकर पूरा बचपना है, वही चीज है। तो हेजिटेशन तो उसमें भी होगा ना, सब में होगा, बट ये क्या है, ये सुन के करता है। आप अगर आपस में फुसफुसाने लगे, आपने बात करने लगे, तो उसको लगे यार मेरे बारे में तो नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस जाएगा, वो करेगा। तो उसके बाद में क्या, जब आप उससे बात करते हो, जब उसको लगता है, आपको बताता हूँ मैं, आपने बात की अंडर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस की, जब हम खेलने के लिए निकलते हैं, ये पूछते हैं मेरे से, सर क्राउड कितने हैं, कितने लोग देखने आ रखे हैं, और उसके बाद में जब आवाज सुनते हैं वो एज्यूम करते हैं कि कितनी क्राउड होगी, उसमें परफॉर्मेंस भी निकल के आती है, और उसके बाद में वो लोग अच्छा भी करते हैं। कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस होना वो साइड का वो नहीं, हाँ इनका वो चीज ब्लॉक है कि हम फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रहे, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत चीजें हैं ना, वो आपका रिएक्शन लेट आ रहा है। आपने मान लो मैंने आपसे, हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मैंने आपसे बात करी और आपका थोड़ा सा रिस्पॉन्स लेट आ रहा है, मैंने आपसे पूछा मैंने शर्ट कैसी लग रही है मेरी, आपने थोड़ा लेट रिस्पॉन्स किया, है ना। एक तो ये होता है, अगर मैं साइडेड हूँ तो आपकी आंखों में मैं देख लूंगा, आप जब मुझे देख रहे होंगे कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, लेकिन एक विजुअली इम्पेयर्ड कैसे करेगा, उसने पूछा क्योंकि वो पहन के आया है, तो तैयार होते वक्त उसने देखा होगा कि उसने शर्ट पहनी है, देखा होगा मतलब स्नैचिंग क्या हो कि शर्ट पे, अब आपसे देखा, आपने पहली बार बोला और क्या गजब लग रहे हो भाई, कमाल लग रहे हो यार, तो वो खुश हो जाएगा, वो ऊपर पहुंच गया। लेकिन आपने थोड़ा सा डिले किया और उसके बाद बोला हाँ ठीक है, अच्छा लग, बस। तो सबका अलग अलग वो है, अंडर कॉन्फिडेंस वो भी होते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करो और उनसे वो करोगे, तो उसी चीज को आप कन्वर्ट करते हैं कॉन्फिडेंस में, चाहे फिर पढ़ाई में हो, चाहे वो ब्लाइंड क्रिकेट में ही है। जैसे लोग बोलते हैं कि ब्लाइंड क्रिकेट की ब्यूटी क्या है, मैं बोलता हूँ ब्लाइंड क्रिकेट में आप अगर विराट कोहली और उनको देख, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, एक क्रिकेट है एक ब्लाइंड क्रिकेट है, बट अगर आपको देखना है बर्रा और अट्ठा, वो आप ब्लाइंड क्रिकेट में देख सकते हैं। वो B1 कैटेगरी का जो टोटली ब्लाइंड होता है, वो जब बाउंड्री मारते हैं उनके रन डबल होते हैं, मतलब कोई भी रन डबल होगा जो बैट से निकला है। अच्छा हाँ, वो रन डबल होगा, मतलब अगर उसने 6 मार दिया किसी B1, मतलब टोटली ब्लाइंड, उसने अगर 6 मार दिया, अच्छा तो वो बर्रा हो गया, यानी कि 12 रन हो गए। अच्छा अगर उसने 4 मारा तो वो 8 रन हो गए, बट और अच्छा यस, और अगर उसने 1 रन लिया तो उसका डबल हो जाएगा, बट सिर्फ बैट से, सिर्फ बैट। हाँ लेग बाई आया है या ओवर थ्रो आया, वो नहीं होगा, वो नहीं आएगा। ओवर थ्रो मतलब बाई रन और ऐसा, वो नहीं होगा, जो बैट से आया वो रन। ये बहुत ही इमोशनल चीज है। हम दिल तो जैसे नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो जनरली वो भी इमोशन से काम करते हैं। हमें कोई दोस्त मिल गया, हम प्यार हक करते हैं, ये करते हैं, बॉन्डिंग बनती है बचपन से, ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल ऐसी चीज में जो बहुत ही इमोशनल चीज है, आपका उनके साथ एक ऐसी बॉन्डिंग रखनी पड़े। जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो एक बेसिकली कह सकते हैं कि भरोसा दे, अपने आप को सौंप रहे हैं। ओवर द इयर्स क्या है, पहली बार में जब मिलेगा, जैसे मैं हूँ, मेरी आवाज आ रही है, किसी को बहुत खड़ूस सा लगूंगा मैं, साउंड करूंगा, किसी को ऐसा लगेगा यार ये पता नहीं हिटलर आ गया, हिटलर टाइप आ गया है। किसी को अगर बोलूंगा नहीं 2 किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ना है, उसको लगेगा भाई ऐसे ही काम चलेगा क्या, है ना। तो कई चीजें फिर धीरे धीरे क्या है, आप जब उनके साथ इन्वॉल्व होते हो, उनकी चीजों में इन्वॉल्व होते हो, जैसे आपने देखा आप उससे हट गए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वो आपकी तरफ आ रहा है, आप हट गए, वो आपसे टच नहीं हुआ,
आप बचे ना उससे, वो नहीं बचा। जबकि उसका क्या है, उसका क्या है, अगर कोई आवाज नहीं आ रहा तो वो टकराएगा, है ना। अगर उसको ओरिएंटेशन नहीं है उस जगह का तो टकराएगा। तो मैं क्या है, मैं टकरा जाता हूँ, मतलब उसको चोट नहीं लगने, टकराता हूँ। तो उसको वो कनेक्शन फील होता है, उसको ऐसा लगता है यार ये भी हमारी तरह है। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए आपको बहुत साल लग जाते हैं। छोटी छोटी चीजों को लेके आप कनेक्शन बना सकते हैं। आप बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल बातें करके, बहुत बड़े साइकोलॉजिकल एग्जांपल्स देके आप कनेक्ट नहीं हो सकते। आपको जो आम जिंदगी है विजुअली इम्पेयर्ड की, वो अगर समझ में आ गया, उनकी डेली लाइफ अगर समझ में आ गई, डे टू डे लाइफ समझ में आ गई, तब जाके आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तभी वो इमोशनल कनेक्ट, आपका स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड जो बनेगा ना, वहां से स्ट्रॉन्ग बनता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरे घर में कोई आया है और ये मैं करता हूँ, ये मेरे बहुत जल्दी समझ में आ गया था। मेरे घर में कोई विजुअली इम्पेयर्ड आया है ना, मैं अब चलिए विजुअली इम्पेयर्ड छोड़ दीजिए, मेरे घर में मान लीजिए आप आ गए या कोई साइटेड आ गया, वो तो मेरे रूम में बैठते ही, घर में बैठते ही वो क्या करेगा, वो देखेगा ऐसे करके, तो उसको सब दिख रहा है। अच्छा वो ना पिक्चर्स लाइक, सर ये कब की है, अरे नरेश जी ये कब का है, ये ट्रॉफी कब जीती थी, ये फ्लावर वास बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक विजुअली इम्पेयर्ड आएगा, आप उसको लेके आए और आपने कुर्सी में बैठा दिया, वो बिल्कुल सीधा होके बैठ गया ऐसे करके, और आपने उसे खिला भी दिया, आप दोनों हाथ से पकड़ के लेके आए, आपने उसे खिलाया, उसने खाना खाया, फिर आपने हाथ भी वहीं धुलवा दिया, और उसके बाद आप उसको छोड़ने चले गए। क्या कनेक्शन हुआ आपका? वो क्या देख पाए आपके घर को, वो कनेक्ट हो पाया आपसे? नहीं हो पाया। तो मेरे घर में जो भी विजुअली इम्पेयर्ड आता है, खासकर टोटली ब्लाइंड, क्योंकि पार्शियली साइटेड तो देख लेगा, उसको दिखता है, किसी को कॉर्नर से दिखेगा, किसी को कहीं से दिखेगा, अलग अलग साइड के उससे दिख जाएगा। अगर उसको थोड़ा सा ब्लर भी दिखता है, किसी को ब्लर दिख रहा तो नजदीक जाके देखेगा ना, वो क्लियर करेगा उस चीज को, है ना। अगर मान लो आपको देखना है तो कई लोग आपको नजदीक आके देखेंगे, लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड तो क्या है, वो तो आपको बातों से पहचानेगा ना, आप कैसे उससे बात कर रहे हो, आपकी हाइट क्या है, आप किस तरह का फिजिक है आपको टच करेगा वो, है ना, किस तरह की मसल्स हैं आपकी, कैसा बिल्ट है, वो देखेगा वो। तो घर में जब भी मेरे कोई विजुअली इम्पेयर्ड आता है, खासकर टोटली ब्लाइंड, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसको घर दिखाऊं, पहले उसको दिखाऊं वॉल्स कहाँ कहाँ क्या क्या लगे हैं, फिर मैं उसे बताता हूँ कि ये मेरी तब की पिक्चर है, ये हमारा उस चैंपियनशिप का पिक्चर है। ये बॉन्डिंग का ही तो हिस्सा है। बिल्कुल मैंने आपको बोला ना, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप फैमिली के हिस्से हैं, आप हमारे फैमिली के हिस्से हो, बिल्कुल आप अलग नहीं हो, बिल्कुल आप फैमिली के हिस्से। वो कॉन्फिडेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें है ना, छोटी छोटी बातें, उसको पता होना चाहिए कि उठ के मुझे कहाँ जाऊंगा तो सिंक मिलेगा, कहाँ जाऊंगा मुझे वॉशरूम मिलेगा इस घर में। फिर वो अगली बार जब आएगा ना, आप उसको, जिसका ओरिएंटेशन अच्छा है, अब कहीं कुछ रख दो, उसको पता नहीं है कहाँ क्या है, क्या है उसको। आने वाले टाइम में मतलब और भी बच्चे आएंगे, तो जो पेरेंट्स हैं उनको कन्विंस करने के लिए कि आपका ब्लाइंड बच्चा क्या कर सकता है, क्या मैसेज होगा आप? कि जब भी जो पहला विजुअली इम्पेयर्ड जब हमारे यहाँ एडमिशन लेता है, जब हमारे स्कूल में मॉडल स्कूल है, मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, तो जब वहाँ पे एडमिशन लेता तो मैं उनसे यही बोलता हूँ पेरेंट्स से, जब अगर कोई मुझसे मिलता है, मैं सर खुलने दीजिए ना इस, अब घर में भी इसको थोड़ा फ्रीडम दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स ना वो नहीं चाहते कि चोट लगे उसे, और वो गलत नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है। बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत नहीं है। कौन चाहेगा चोट लगे? हमारे पेरेंट्स भी तो नहीं चाहते, आज भी नहीं चाहते, जबकि हम बड़े हो गए, हमारी थोड़ी सी खरोच आ गई कहीं पे, अगर थोड़ा सा ब्लड दिख जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया, कैसे हुआ, ज्यादा तो नहीं लगी, है ना। तो वो तो बच्चे, और वो भी एक डिसेबिलिटी है उनके पास पहले से ही, जो विजुअली इम्पेयर्ड है। तो उनको मैं यही बोलूंगा पेरेंट्स को कि फिजिकली उनको इतना ओरिएंटेशन दे दीजिए कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करें, वो कॉन्फिडेंस उनमें आ जाए चलने फिरने का, उनमें बात करने का, चीज़ों को पहचानने का। इंडिया में आपके हिसाब से अभी पैरा स्पोर्ट्स को लेके या ब्लाइंड स्पोर्ट्स को लेके फॉर बोथ मेन एंड वेमेन अवेयरनेस कितनी है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, और अगर कम है तो और क्या कर सकती है इम्प्रूव करने के? अभी अगर अवेयरनेस की बात करेंगे तो अभी पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ा बढ़ रही है। अगर हम पैरा स्पोर्ट्स की बात करें तो पैरा स्पोर्ट्स में मेडल्स भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि सिटीज़ तक, जो मेगा सिटीज़ हैं, जो बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ तक है स्पोर्ट्स। अभी भी जो छोटी सिटीज़ हैं, एरियाज, जो गांव हैं, वहाँ अभी तक भी नहीं पहुँचे हैं। वहाँ तक तो आप स्पोर्ट्स तो छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें भी नहीं पहुँची हैं। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं, और उसके बाद में जब पूछते हैं वो कि क्या है करके, क्योंकि
गवर्नमेंट को मतलब हम ले तो रहे हैं, हम आंकड़े ले रहे हैं, हम डेटाज ले रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, बट अवेयरनेस प्रोग्राम ग्रास रूट लेवल तक ले जाना होगा। मैं अवेयरनेस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। एक स्कूल, आप ये बोलते हो कि वहाँ तो एक ही विजुअली इम्पेयर्ड है, अच्छा आप ये चाहते हो कि 100 के 100 विजुअली इम्पेयर्ड हो जाए? नहीं चाहते ना। आप एक है तो फिर उस तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं आप तो, इसलिए वो जरूरी है, वो अप्रोच बहुत जरूरी है कि अगर एक भी कहीं पे पीडब्ल्यूडी है, एक भी कहीं पे विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या क्या है आगे और वो क्या क्या कर सकता है पैरा स्पोर्ट्स में। आज बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स से, पैरा स्पोर्ट्स से आपको जॉब मिल रहे हैं। अभी जैसे ब्लाइंड क्रिकेट है, ब्लाइंड क्रिकेट में अभी हमने वर्ल्ड कप जीता वुमेन्स ने, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको जॉब मिला, प्लेयर्स हैं जो उनको जॉब दिया, उनके स्टेट ने उनको इंसेंटिव्स दिया। बट अवेयरनेस की बात अगर हम करें तो अवेयरनेस के लिए ये कौन थे वर्ल्ड कप में खेलने वाले? ये अगर आप देखोगे इनका बैकग्राउंड अगर देखोगे, ये वो लोग थे जो सिटीज में, अच्छी सिटीज में कॉलेज कर रहे थे, दिल्ली, बैंगलोर, वो लोग थे। अच्छा, तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें और वो बात करें तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना होगा। और मुझे लगता है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर सकता है तो वो प्राइमरी पाठशालाएं जो होती हैं, हमारे गवर्नमेंट की जो स्कूल्स होते हैं हर स्टेट में, वहाँ तक जाना। उनमें आपको कोई नहीं बोल रहा उनको सिखाने को, उनको कोई नहीं बोल रहा कि उनको आप तभी नेशनल चैंपियन बना दो। आपको सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास, मेरा ये मानना है, अगर आपके पास कोई जिसके दोनों पैर नहीं हैं, वो आपके पास आए और वो बोले मुझे, मैं खेल करना चाहता हूँ, आपका पहला वर्ड उसकी तरफ देख के, क्योंकि वो देख रहा है आपको, आपने दया भाव से उसकी तरफ देखा और उसके बाद अगर आपने उसको बोल दिया ना कि स्पोर्ट्स पढ़ाई कर ले, तो मुझे नहीं लगता वो जिंदगी में कभी फिर कॉन्फिडेंस ला पाएगा पूछने का भी। लेकिन आपने बोल दिया हाँ क्यों नहीं, कर सकते हो ना, आपको भी नहीं पता है क्या कर सकता है, बट आपने उसको बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बताऊंगा, और आपने फिर कहीं ना कहीं से पता करके आपने वो बताया। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शीतल, और अभी जो नाग जो जीती है अभी, पायल नाग, जिसके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है। करेक्ट। वो तो मेदवान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेदवान साहब, राइट, है ना कोच। तो ये ऐसे ही करके पैरा स्पोर्ट्स का तो जाना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल तक जाना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये अवेयरनेस का जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो कहूंगा कि जो स्कूल्स है, गवर्नमेंट का आपके हिसाब से गवर्नमेंट काफी कर रही है? अभी कर रही है। अगर अभी बोलूंगा तो ऐसा भी नहीं है कि अभी कर रही है, अभी काफी कुछ काम हो रहा है उस पर, बोथ सेंट्रल और गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे दोनों। बिल्कुल, दोनों लेवल पर काम चल रहा है अभी। ये एक बहुत अच्छा साइन भी है और बहुत अच्छी बात है कि चल रहा है, बट इसको और भी नीचे, मतलब ग्रास रूट लेवल पे ले जाने के लिए अभी वही है कि जो प्राइमरी पाठशालाएं जो हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर एक नया बच्चा आता है, 6 साल में एडमिशन लेता है, और उसके बाद वो वहाँ से अगर 5th करके भी निकल रहा है, तब तक अगर उसको पता नहीं है, 5th में वो 10-11 साल का हो जाएगा वो, है ना। लेकिन अगर उसको पता चल गया 6-7 साल में कि मैं ये भी कर सकता हूँ या ये भी कर सकती हूँ, तो शायद फिर बहुत सारे नेशनल चैंपियंस निकलेंगे, बहुत सारे पैरा स्पोर्ट्स में चैंपियंस निकलेंगे फिर। और जो कोचेज हैं और जो पैरा स्पोर्ट्स में मेडल्स आ रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ेगी, कोचेस का भी काम आसान हो जाएगा। ब्लाइंड स्पोर्ट्स है, उसके में बजट, आपको क्या लगता है कि बजट बढ़ा सकते हैं और कितना बढ़ा सकते हैं, और अगर बढ़ाएंगे तो उसमें इकोसिस्टम में आप क्या चेंजेस देखना चाहोगे कि क्या क्या चेंजेस हो बजट बढ़ाने से? आप बेसिक चीजें देना शुरू कर दीजिए। आप अगर कोई, जैसे मान लो विजुअली इम्पेयर्ड है, मैं क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड को ट्रेन करता हूँ, मैं उनकी बात करता हूँ। एक जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो बच्चा मेरे पास आता है, उसका कोई स्पोर्ट्स नहीं है, कोई वो नहीं है, एक घर में 2 विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उसके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स कराओ करके। आप ग्रास रूट लेवल पे उस स्पोर्ट्स करने के एवज में उसके पेरेंट्स को आप, जो देखो उनको पेंशन तो मिल ही रही है, दिव्यांग पेंशन जो है वो मिल रही है, लेकिन वो स्पोर्ट्स कर रहा है असेस करके, हाँ मैं पूरा ये बोलूँगा कि ऑडिट करके, असेस करके, उसके बाद में अगर वो परफॉर्म कर रहा है, उसको आप +1000 या +2000 पेरेंट्स को भी दे रहे हैं, क्योंकि ये तो एक इंफ्रा में डाल दिया आपने। उनको पेंशन एक तो मिल रही है, बिल्कुल ठीक है, हाँ, विजुअली इम्पेयर्ड की। आप बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को भी थोड़ा इंसेंटिवाइज? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, आप ये बताइए ना क्यों नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को, मैंने बोला ना कि डिसेबिलिटी जहाँ आ गई, पेरेंट्स तो पहले डाउन हो गया ना, पेरेंट्स तो पहले डाउन हो गया, उसको ये है कि मेरा बच्चा दिव्यांग है। हमने बात करी है स्पोर्ट्स बजट की, पैरा स्पोर्ट्स के बजट की, तो पैरा स्पोर्ट्स में अगर उसके पेरेंट को थोड़ा बहुत अगर बजटिंग हो रही है, उनकी हो रही है, तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स को समझने में उनके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, पैरा स्पोर्ट्स जो ग्रास रूट लेवल पर कर रहे हैं
उनका थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होगा। वो अच्छा, अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जो ये बच्चे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जो PWDs हैं, CWSN है क्योंकि वो छोटे बच्चे, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, है ना, तो ये जहाँ पर रह रहे हैं ये किसी न किसी हॉस्टल में रह रहे होते हैं, है ना, किसी न किसी इंफ्रा के अंदर रह रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे। आप उनको थोड़ा सा और ज्यादा वो कीजिए ना। अब जो स्पोर्ट्स कर रहा है उसको आपने दिया, जैसे नॉर्मली अगर मैं सिस्टम की बात करूं, क्योंकि मैं इंडियन एयरफोर्स में था, तो वहां भी सर्विसेज प्लेयर अगर आप हो गए तो उनको डाइट मिलती थी एक्स्ट्रा। अच्छा। हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा डाइट है उनका, वो उसमें है, नॉर्म्स में है वो। अगर आपने सर्विसेज को रिप्रेजेंट किया है और उसके बाद आप खेल रहे हैं तो 1 साल तक का आपको डाइट है, और उसके बाद आप परफॉर्म करते रहिए, सालों साल लेते रहिए उस डाइट को, है ना, इंसेंटिव के अलावा। डाइटरी जैसे आपका दूध है, मक्खन है, ये सब चीजें, अंडे, है ना, तो ये चीजें देंगे तो मुझे लग रहा है कि बजटिंग में आपको न्यूट्रिशन शामिल करना पड़ेगा, उसके गियर शामिल करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कोई आर्चरी कर रहा है ना, और विजुअली इम्पेयर्ड फुटबॉल ही खेल रहा है, आपको उसका बेसिक क्या है, उसको फुटबॉल बूट चाहिए, ट्रेनर, उसको किटिंग चाहिए, उसको फुटबॉल चाहिए, है ना, उसको एक कोच चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो चाहिए उसे। नॉर्मली क्या है, लोग सोचते हैं कि पैसे देने से सब कुछ हो जाता है। भाई आपने इंफ्रा तो तैयार कर दिया, आपने टर्फ भी तैयार कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट आप उसको कोच ही नहीं दे रहे कोई, तब भी कहाँ से सीखेगा वो। तो आपको ये इस पे, इंफ्रा पे, साथ ही अगर कहीं पे रह रहा है तो उसके न्यूट्रिशन, उसका ट्रेनिंग पार्ट और उसका डाइट, इन सब में अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मुझे लग रहा है कि और ज्यादा मेडल्स निकल के आएंगे। और जो 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 प्लेइंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है अभी, या और बेहतर हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बहुत बेहतर हो सकता है, अभी भी हो सकता है। आपको आज क्रिकेट क्यों बढ़ गया, आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं हम कि आज क्रिकेट क्यों बढ़ गया, क्योंकि गली गली में क्रिकेट हो गया है। आपको अगर देहरादून की ही बात कर लें, अगर आज हम देहरादून में जब शुरुआत की बात करें, अगर 2015-16 की अगर बात करें, तो यहाँ जो क्रिकेट के ग्राउंड्स थे कम थे, एकेडमीज कम थी। आप खुद क्रिकेट खेला, आपको पता है वो चीज़, है ना। लेकिन आज के दिन में आप अपने स्ट्रीट से निकल के बाहर चले जाइए, एटलीस्ट नेट्स तो मिल ही जाएंगे आपको, गली गली में नेट्स हो गई हैं अब, तो हर बच्चा खेल रहा है, वहां से एक क्रिकेटर निकल के आता है। इनको भी अगर फैसिलिटीज मिलेगा, एक विजुअली इम्पेयर्ड को अगर क्रिकेट खेलना है, उसको अगर टर्फ मिल गया अपने वहां पे, वो बेटर नहीं करेगा, बचपन से ही टर्फ पे खेल रहा हो, वो 7 साल 8 साल से टर्फ पे यूज्ड टू हो गया उसके, यूज्ड टू हो गया ना, उसका नेचर बन जाता है। बिल्कुल, इतने बचपन से उसने वही देखा है, उसको मजा आ रहा है, उसे खेलने में मजा आ रहा है, क्योंकि बॉल चिपक के आ रही है और उनकी बॉल अंडर आर्म चलती है क्रिकेट की। ब्लाइंड फुटबॉल है, अगर आपने एक जो प्लेयर है उसको फुटबॉल दे रखी है, उसको ब्लाइंड फुटबॉल दे दी, अब साइटेड फुटबॉल दे दी, वो ढूंढने में लगा रहेगा। आपने ब्लाइंड फुटबॉल दी जो उनकी फुटबॉल है, एक ग्राउंड दे दिया, एक स्पेस दे दिया जहां पर वो खेल रहा है, क्यों नहीं खेलेगा बताओ। अब उसको 10 किलोमीटर जाना पड़ रहा है खेलने के लिए, वो रोज जाएगा, मुश्किल होगा ना थोड़ा सा। अब आप बोलते हो कि डेडिकेशन चाहिए, पैशन चाहिए, भाई वो विजुअली इम्पेयर्ड भी है, साथ में आप ये क्यों नहीं देख रहे हो, उसको टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो वो चीज़ है, अगर आप फैसिलिटीज़ दोगे, इंफ्रा आप जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रूप में दो ना उनको फैसिलिटीज़, बजटिंग उनके उसके रूप में करो। आप ग्राउंड दो, आप सिटी में 2-3 ग्राउंड रखो टर्फ, स्पेशली फॉर पैरा स्पोर्ट्स। सेम एथलेटिक्स का ही है, आप पैरा स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, अभी भी एक भी डेडिकेटेड ग्राउंड नहीं है। अगर आप बनाते हो उस चीज़ के लिए, अभी एक खुला है, CDS में खुला है, जो सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स है ग्वालियर में, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। तो इस तरह से अगर जब बनेंगे स्पेशलाइज, तो क्यों नहीं आएंगे निकल के, यही तो इंफ्रा है। बट आपने कितना दिया, एक ही दिया ना अभी ग्वालियर में। तो आप ये चीज़ें जब बढ़ेंगी तो पैरा स्पोर्ट्स भी बढ़ेगा। भाई मेरे घर में अगर मुझे टर्फ मिल रहा है, मेरे घर में एक भाई है जो मुझे रोज ऐसे बॉल डाल देता है, तो मैं खेल रहा हूँ, रोज बैट पे बॉल ले रहा हूँ मैं, उससे बहुत असर पड़ता है ना। आपको एक ब्लाइंड फुटबॉल दे दिया मैंने, ब्लाइंड फुटबॉल आप घर में आंगन में चला रहे हो, तो आपका कंट्रोल बढ़ेगा, आपको बॉल को सुनने की कैपेसिटी बढ़ेगी, वो साउंड के यूज्ड टू हो जाओगे आप। जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड जो फुटबॉलर्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं, नॉर्मल लोग उनसे क्या सीख सकते हैं? नॉर्मल लोग उनसे ये सीख सकते हैं कि भाई एक तो डिसेबिलिटी के साथ में जब वो स्पोर्ट्स कर रहा है, वो उतना कर सकता है, तो हम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड 3 किलोमीटर जा रहा है, बस बदल के जा रहा है, गाड़ियाँ ऑटो करके जा रहा है, कुछ करके जा रहा है, तो हम तो देख सकते हैं ना, बाकी लोग देख सकते हैं, वो जा सकते हैं, उनके लिए वो रास्ता आसान हो जाएगा 3 किलोमीटर का। वो डेली कर रहा है, डेली वो उस रास्ते को चल रहा है, और वो ओरिएंटेशन के उससे चल रहा है, मोबिलिटी के उससे चल रहा है, और वो किसी
गाइड, अगर पैरा एथलीट है तो गाइड के सपोर्ट से चल रहा है वो, आपको तो सपोर्ट भी नहीं चाहिए ना, आप तो खुद भी जा सकते हो। तो उनसे ये सीख सकते हैं कि परसिवरेंस किस तरह से आपको लेके जाना है। अगर आप डेली एक चीज़ करोगे तो किसी न किसी दिन रिजल्ट आएगा। और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, PWDs हैं, अगर वो लोग पैरा स्पोर्ट्स कर सकते हैं विद रेड रूल्स, तो बाकी लोग जो हैं वो क्यों नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। और उनको कई सारे जो प्रिविलेजेस हैं वो उनको मिल रहे हैं, उससे वो कर सकते हैं। जैसे वहाँ भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे हम, कोई टूर्नामेंट जीते थे, हमारे लिए रिकग्निशन सबसे बड़ी ये होती थी कि हमें ट्रॉफी मिल रही है। बिल्कुल। आपके 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 हिसाब से सबसे सबसे ज़्यादा सक्सेस का मतलब क्या है? मेडल्स, रिकग्निशन या इम्पैक्ट? मुझे ऐसा लगता है एज अ कोच, अगर मैं बात करूं, ट्रॉफी के साथ साथ रिकग्निशन और इम्पैक्ट आना चाहिए किसी न किसी का। अगर मैं जीत के आया हूँ, इम्पैक्ट कब आएगा? इम्पैक्ट अगर मैं जीत के आया हूँ, मेरी ट्रॉफी को कोई देख ही नहीं रहा है, मेरी ट्रॉफी मुझे कोई रिसीव करने के लिए नहीं आया, मैं विजुअल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, पैरा स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोई देखने के लिए नहीं है तो क्या मैं इम्पैक्ट डाल पाया? नहीं डाल पाया ना। तो इम्पैक्ट मेन है। ट्रॉफी के साथ साथ देखो, एज अ कोच प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ तो हर कोई चैंपियनशिप जीतना चाहता है, बट चैंपियनशिप जीतना एक पल है, एक टूर्नामेंट है, 5 डेज का टूर्नामेंट है ना, 5 डेज का टूर्नामेंट है। 5वें दिन फाइनल था, फाइनल भी जीत लिया मैंने। अब 360 डेज क्या काम करेगा? इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट आना चाहिए। 4 लोग अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपको, 4 लोग देखने के लिए, 4 लोगों को आपने इंस्पायर कर दिया, यार वो तो खेल रहा है पड़ोस में, मैं नहीं खेल सकता, वो विजुअल इम्पेयर्ड है फिर भी खेल रहा है, वो इंग्लैंड घूम के आ रहा है, वो जापान घूम के आ रहा है, तो खेलने के लिए जा रहा है, तो क्या मैं नहीं कर सकता? वो इम्पैक्ट होना बहुत जरूरी है। मतलब ट्रॉफी के साथ साथ इम्पैक्ट होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज योर एडवाइस फॉर नॉर्मल पीपल ऑन लीडरशिप? तो उनको ये सीखना चाहिए कि लीडरशिप, एक जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो अगर 4 लोगों को लेके, 5 लोगों को लेके साथ में चल सकता है, जबकि वो देख भी नहीं पा रहा है, उसके बाद में वो सुन के और अपना दिमाग दौड़ा के उनमें वो चीज़ लेके आ रहा है, एक टीम को लीड कर रहा है और सब उसको फॉलो कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं। तो एक नॉर्मल जो आप बोल रहे हैं कि जो साइटेड है, वो उसको तो ये चीज़ सीखना चाहिए उससे कि किस तरह से खड़े होके आप लीड कर सकते हो, यानी कि जिस तरह से पेशेंस रख के आपको इंडिविजुअल को समझना होगा। अब ये जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो कैसे समझेगा टीम को लीड करना है? तो फुटबॉल तो जानता है, सॉकर तो खेल रहे हैं, सब लोग खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, है ना, लेकिन अगर उसको टीम लीडर बनना है, बढ़िया टीम लीडर अगर बनना है, उसको रिजल्ट लेके आने हैं, तो उसको इंडिविजुअली सबको जानना होगा। इंडिविजुअली किसका कैरेक्टर कैसा है, इंडिविजुअली उसमें कोई फन लवर हो सकता है बहुत तगड़ा, कोई हो सकता है कि थोड़ा सा बहुत कॉम्पैक्ट बातें करना पसंद करता हो, कोई हो सकता है कि जिसको ज़्यादा गाने सुनने पसंद हो, लेकिन उन सबको लेके एक साथ, उसके बाद उनको मोल्ड करके, मोल्ड भी नहीं कहूँगा मैं, ब्लेंड करके उनको एक टीम के रूप में देना है जिसको चैंपियनशिप लेके आना है, तभी तो लीडरशिप हुआ हो। अगर उसने एक टीम उठाई, एक 5 लड़के उठाए या लड़कियां उठाई, और 5 लड़कों के बाद में उसने एक मैच बाय मैच शुरू किया और उसके बाद एक टूर्नामेंट को जीत के लेके आ गए ट्रॉफी, तो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल लीडरशिप है वो, क्योंकि वो उसको लीड करके चला है। वही चीज जो साइटेड लोग हैं वो ये सीख सकते हैं कि जब एक PWD लीड कर रहा होता है, उसकी कुछ वो रहती हैं, कुछ उसके रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, कुछ लिमिटेशंस रहते हैं। अगर वो लिमिटेशंस के साथ काम कर सकता है, आपके पास तो सब कुछ है, आप उसकी लिमिटेशन क्या है? वो देख नहीं सकता, है ना, वो देख नहीं सकता, सुन के काम कर रहा है। आप सुन के देख भी सकते हो, तो आपको थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपने मेरा रिएक्शन देखा, क्योंकि आप देख सकते हो, आपने देखा और आप बिल्कुल गुस्सा करके बहुत जल्दी रिएक्ट कर गए, जबकि मैं उस सेंस में मैंने कुछ किया ही नहीं था, ना मैं वो कहना चाह रहा था, वो कुछ अलग हो गया, लेकिन आपने उसी पे रिएक्ट करके आपने एक प्लेयर खो दिया अपना, आपने एक टीममेट खो दिया अपना। तो वो चीज आप सीख सकते हैं उनसे, पेशेंस, किस तरह से पेशेंस के साथ में आप और किस तरह से होकर। आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या करता है जब आप सुबह उठते हो और जाते हो? आपको क्या क्या मोटिवेट करता है कि मैं आज ये करूंगा? क्योंकि मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है बिल्कुल लाइफ में, बिल्कुल, स्पेशली ऐसे चैलेंजिंग चीजें हैं तो मोटिवेशन तो चाहिए होती है। आपको क्या मोटिवेट करता है? मुझे एज ए कोच ये मोटिवेट करता है कि आज अगर मैं जा रहा हूँ, मैंने अगर आज कोई चीज सिखाया, आज कोई चीज नया हो गया, जिसने आज तक गोल नहीं किया था, पहला गोल कर दिया आज प्रैक्टिस सेशन में, वो मुझे मोटिवेट करता है। एक नया कदम, हर दिन एक नया कदम मुझे मोटिवेट करता है। मैं हर दिन एक नया कदम लेके, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि आज ये मज़ा आया, और उसमें एन्जॉयमेंट अगर है, अगर हमने सबने मिल के और बिना मतलब किसी ने आज रोए बिना मतलब थोड़ा उदास होए के बिना अगर वो सेशन निकाल दिया हर सेशन में,
तो मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार आज का मजा आ गया बिल्कुल, क्योंकि जब मजा आ जाता है आपको, फिर आप अगले सेशन में उसी मोटिवेशन के साथ जाते हैं, उसी खुशी के साथ जाते हैं। तो हर छोटा कदम, हर नया कदम मेरे लिए मोटिवेशन है। ऑन परसिवियरेंस की रुकना नहीं है, मतलब काम करते रहना है, होप नहीं छोड़नी। ऑन परसिवियरेंस आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? हाँ, काम करते रहना है। मतलब आप एक चीज देख लीजिए, आप जब बड़े होते हैं, सबसे इसका पता है, सबसे अच्छा मैं ये देना चाहूंगा कि लाइफ साइकिल को देखिए ना आप छोटे होते हैं, अगर आप उसी टाइम में रुक गए होते तो आप बड़े नहीं होते, सिर्फ बढ़ रहे होते, बड़े नहीं होते, है ना। आपने एजुकेशन नहीं ली होती। जब लाइफ साइकिल चल रही है, परसिवरेंस आप कर रहे हैं, आप पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर अडल्ट हुए, उसके बाद में आपने नौकरी की, ये लाइफ साइकिल चल रही है। तो वैसे ही करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें जो परफेक्शन आएगा वो सालों साल चल के आएगा। तो सेम चीज़ है यहाँ भी, आप एक बॉय से या किड से या टॉडलर से मैन बनने में एक जर्नी करके आते हैं, परसिवरेंस होता है। करेक्ट। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। आपने अगर ब्लाइंड फुटबॉल चुना है, आपने ब्लाइंड क्रिकेट चुना है, कोई स्पोर्ट चुना है, अगर आप उसमें सालों साल लगे रहेंगे तो आपका परसिवरेंस वही है और वहीं से आपके रिजल्ट्स आएंगे। बस आपको वो जो परसिवरेंस का जो एक झील है ना, वो मजबूत होना चाहिए। परसिवरेंस वही है ना, बिना रुके हुए आप चल रहे हो, बिना थके हुए चल रहे हो। ऐसा तो लाइफ में क्या है, आप जब चलते हैं आप रुक तो नहीं जाते चाइल्डहुड में, आप एडल्ट भी होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, फिर मैन में आ जाते हैं, फिर आगे आप पेरेंटिंग में आते हैं, फिर सब कुछ करते हैं। तो सेम चीज है यहाँ भी। अगर परसिवरेंस, आप एक काम कर रहे हैं, आपने एक काम चुना है, आपने मान लो स्पोर्ट चुना है, आप उसमें सालों साल आपको लगे रहना होगा। कभी रिजल्ट्स आएंगे, कभी नहीं भी आएंगे, बट वो पार्ट ऑफ गेम, गिव अप नहीं कर, बिल्कुल पार्ट ऑफ गेम है और आपको छोड़ के नहीं जाना है। सिंपल सी बात है। अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलो, आई थिंक हम अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन नेचर है, हम बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। वो इसलिए कर जाते हैं क्योंकि हमारा जील मजबूत नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों पे हम घबराना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पे हमें ऐसा लगता है यार इससे ये बेटर है। तो जहां पर ये आ जाता है ना कि इससे ये बेटर है, इसका मतलब हमारा जो जील है ना, हमारा जो करने का वो था, वो दमदार नहीं था। तभी तो हमने ये सोचा कि ये नहीं तो ये है ना। तो अगर हम ये सोच लें कि ये जो काम इसी को अच्छे से करना है, इसी को मतलब मजबूत होकर करना है और इसको करके रहूंगा मैं, तो वो मजबूती चाहिए, वो जील वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। एज एन इंडिविजुअल, हाउ हैज इट इम्प्रूव्ड यू एज एन इंडिविजुअल? आपको कितना एज ए ह्यूमन बीइंग चेंज करा है? आपने क्या सीखा है उनसे? मुझे बहुत कुछ, मैं उनसे जिंदगी सीखता हूँ। मैं तो उन्हें फुटबॉल सिखा रहा हूँ, एक छोटा पार्ट सिखा रहा हूँ, स्पोर्ट्स सिखा रहा हूँ, जो कि इतनी चीजों में एक चीज है, सिर्फ छोटी सी चीज है। मैं उनसे जिंदगी सीखता हूँ। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग कोई भी छोटी चीज खो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। बट कोच्चि का एक इंसिडेंट बताता हूँ, वो मेरा पहला साल था और उसके बाद जो मैं चेंज हुआ हूँ ना, उसके बाद जो मुझे लगा है, मुझे आज भी वो चीज मेरे जीवन में वो मेरा फंडामेंटल है, वो मेरा फंडा बन गया है। कि मैं रूम में जैसे ही गया, एडिडास, नाइकी परफ्यूम, 5-5 हजार की परफ्यूम, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ 2015 लास्ट और 16 स्टार्टिंग की, है ना। टीम जा रही थी जापान, तो मुझे भेजा कि आप देख के आ जाओ रूम में। सब लोग तैयार हो गए क्या करके, प्लेस के रूम में जो टोटली ब्लाइंड है ना। अच्छा। उनके रूम में वो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, आराम से हिल रहे हैं, ऐसे बैग वैग पैक करके साइड में रखा हुआ है। मैंने देखा, मैं यार एडिडास का वो पड़ा हुआ है, परफ्यूम पड़ी है महंगी सी। जब मैंने उसका कॉस्ट देखा महंगी सी, तो एक से पूछा, मैंने कहा पैकिंग हो गई भाई तुम्हारी? तो वो सारे बोलते हाँ हो गई सर, पैकिंग हो गई हमारी। मैंने बोला यार ये तो पड़ा हुआ है। तो उसमें से एक लड़का बोलते है, सर देखो अपना बहुत सिंपल सा फंडा है, हम ऐसे हाथ घुमाते हैं, जो हाथ में आ गया वो हमारा है, जो छूट गया वो जनता का है। तो वही चीज है। देखो हम परेशान कब हो, ये उन्हीं के थे, बिल्कुल उन्हीं का था, उन्हीं का था, पर उन्हीं का था। वो छोड़ के उनको मिला नहीं, उन्होंने ऐसे किया, उनका जितना आया वो अपना है, जो छूट गया बस। ज्यादा परेशान नहीं होना उसके लिए, ठीक है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी। अगर ये कहने की बातें होती तो मुझसे बोलते ना, सर दो ना कहाँ है। उनने नहीं बोला एक बार भी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर मैं कोई चीज पहन रहा हूँ, अगर मैं वॉच पहन रहा हूँ या कोई भी चीज पहन रहा हूँ, हम परेशान कब हो जाते हैं? हमें होने पे मिलता ही नहीं है। हम परेशान भाई आपने उसे 4 साल पहन लिया, 3 साल पहन लिया, तब तक आपकी थी, छूट गई किसी और की है वो। बहुत अच्छी बात है। बस तो मैं और आज मैं ऐसे ही जीता हूँ। जो चीज मेरे पास है, चाहे कितना महंगा हो, कितना कॉस्टली हो, मेरे उसमें बिल्कुल भी नहीं आता। अगर जो खो गया मैं, ठीक है भाई, मैंने इतने दिन पहन लिया, मेरा था, मौज ले ली पूरी। और इसके बाद में अगर वो खो गया तो जो पहन रहा होगा वो मौज ले ले, चीज तो वही रहेगी।
कम से कम मैं किसी को कंट्रीब्यूट तो कर पा रहा हूँ कि मेरी मौज से वो भी मौज ले रहा है। तो आज मैं वैसे ही जीता हूँ। बहुत खूबसूरत बात है। बिल्कुल ऐसे ही जीता हूँ मैं आज। मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, मेरा कोई भी चीज खो जाता है। अगर मैं तो बहुत ही वो हो जाता हूँ, मेरी था ना पहले रूम में मैं परेशान हूँ। हर कोई होगा ना, क्यों नहीं होगा बताओ। आप एक महंगी चीज खरीद के लेके आ रहे हो, आपने पैसे पाई पाई जोड़ी है उसके लिए, वो खो जाए तो उसके बाद में क्या है। लेकिन आप परेशान होके, आपने एक चीज देखा है, सीखने वाली क्या है यहाँ पे, सीखने वाली क्या है कि वो खो गया है, उसमें परेशान हम हैं और परेशानी ले रहे हैं। कैसे? हम उसकी रिपोर्ट कराने जाएंगे, हम उसको ढूंढेंगे, हम यहाँ परेशान हैं और कहाँ कहाँ कॉल करें, कहाँ कहाँ से ढूंढें, वहाँ लगे हुए हैं, उसकी रिपोर्ट आई या नहीं आई। तब तक तो हो सकता है उस काम को, मतलब 1 महीने तक मैं इसलिए परेशान था, ढूंढता रहा और 1 महीने बाद भी नहीं मिली वो, है ना, 1 महीने बाद भी नहीं मिली। तो उस 1 महीने को हम कंस्ट्रक्टिव वे में भी लगा सकते थे ना। करेक्ट। उस 1 महीने को हम उपयोग कर सकते थे, 1 महीने को आराम से मस्त रहते, क्या पता कुछ नया पॉडकास्ट हो जाता, क्या पता कुछ और अच्छा हो जाता। वो 1 महीने हमारी एनर्जी भी गई, वो 1 महीने हमारा जो एक कंस्ट्रक्टिव कुछ हो सकता था वो भी चला गया। तो मैं आज भी ऐसे जीता हूँ। थोड़ा सा फन सेगमेंट है, रैपिड फायर क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ब्लाइंड फुटबॉल या नॉर्मल फुटबॉल, कौन सा ज्यादा टफ है? ब्लाइंड फुटबॉल है, क्योंकि यहाँ आप देख नहीं रहे हैं, यहाँ आपको प्लेयर्स को पहचानना होता है जो कि बिना देख के आवाज में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। साइटेड गोलकीपर को आप गोल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ब्लाइंड फुटबॉल ज्यादा टफ है। एक प्लेयर जिसने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया हो? सोविंद्र और मेन में, और वुमेन में सैफ अली। मैच के पहले मोटिवेशनल लाइन या मंत्रा क्या होता है? मैच के पहले मैं यही बोलता हूँ, करना है भाई, आज कुछ भी हो जाए, आज का मैच निकालना है, फाइनल है ये। अगर फुटबॉल कोच नहीं होते तो क्या होते? फुटबॉल कोच नहीं होता तो मुझे लग रहा है कि मैं स्पोर्ट्स में तो रहता ही रहता, फिर किसी न किसी स्पोर्ट्स को कोच कर रहा होता। हो सकता है गेम दूसरा होता, पर मैं स्पोर्ट्स में ही होता। टीम का सबसे फनी प्लेयर कौन है यार? सोवेंद्र ही कहूंगा मैं, क्योंकि वो क्या है ना, कभी भी कुछ भी बोल देता है और उसके बाद में क्या है, वो फिल्टर नहीं। बहुत सीरियस होके बोलेगा, फिल्टर नहीं लगाता। प्रेशर हैंडल करने के लिए आपका पर्सनल हैक क्या है? मेरी फैमिली। एक स्टेडियम जहां कोचिंग देने का सपना है आपका? लेस्टर सिटी गए थे हम लोग। लेस्टर सिटी जब हम बर्मिंघम खेलने के लिए गए थे, जब लेस्टर सिटी स्टेडियम में अंदर गए तो लेस्टर सिटी वालों ने बोला था कि हम लोग ना मतलब अभी ब्लाइंड फुटबॉल की टीम बना रहे हैं। तो मेरे दिमाग में वहां से था कि एक बार इंटरनेशनल स्टेडियम में जाके एक बार तो कोचिंग देना है, किसी मतलब किसी फॉरेन टीम को कोचिंग देना है। टी या कॉफी ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन? मैं चाय बहुत पसंद करता हूँ, मैं चाय ज्यादा प्रेफर करता हूँ। एक क्वालिटी जो हर एथलीट में होनी चाहिए? उसमें करने का मादा होना चाहिए, करने का, कि बस लेना है, आपसे नहीं हो रहा है ना, करना तो आता है आपको, करना है बस। ब्लाइंड फुटबॉल को डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट 3 वर्ड्स क्या कहेंगे? इट्स ब्यूटीफुल गेम। ब्लाइंड फुटबॉल इज अ ब्यूटीफुल गेम। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले ही मेरे को एक फीलिंग आ गई थी आपसे, एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग मेरे को लग रही थी, क्योंकि आप भी स्पोर्ट्स से बैकग्राउंड है, मेरा भी स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है। अब हालांकि मैं इतना खेलता नहीं हूँ, बट मैं बस यही आपको बोल रहा हूँ कि इतनी इंस्पायरिंग चीज़ है जो आप कर रहे हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ है जो आप कर रहे हैं, और मैंने बहुत सीखा है इससे, बहुत इंस्पायर मैं खुद हुआ हूँ। और मैं अभी जब ऑफलाइन भी जब बात कर रहे थे, मेरे को बहुत ही मज़ा आया मेरे को आपसे बात करने, बहुत सीखा मैंने आपसे। जाने से पहले इतना ही कहूंगा कि मुझे खासकर पहले तो पॉडकास्ट में आके बहुत मजा आया मुझे। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, आपको ये भी बता दूं, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट था, जिस तरह से क्वेश्चंस थे, खासकर मुझे लगा कि आज मैं कनेक्ट हुआ हूँ, मतलब एक कनेक्टेड। नहीं तो ज्यादातर लोग थोड़ी देर, वो मुझे लगता है कि यार वो खुद ही अमेज हो गए और उसके बाद वो कहीं और हट जाते हैं। लेकिन आज हम पूरे उसमें रहे, पूरे कन्वर्सेशन में। एक बात तो ये, और सबसे यही कहना चाहूंगा, भाई आओ यार आगे थोड़ा सपोर्ट करो पैरा स्पोर्ट्स को, और थोड़ा सा फैलाओ इधर उधर। आप जब इसको सुनेंगे तो लोगों में फैलाओ। आपसे ये नहीं कह रहा कि आप खिलाओ या कुछ करो, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इसको फैलाओ। अगर कोई एक सुन रहा है तो आपके 10 दोस्त तो होंगे ना, उन 10 में करो, और उन 10 में अगर भेजोगे तो वो 10 किसी 10 को भेजेंगे तो ये ऐसे फैलेगा। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो कन्वर्सेशन है ये गांव के उस लास्ट तक पहुंचे जो इंतजार कर रहा है पिछले 16 साल से। मतलब वो जन्म हो गया और वहां से 16 साल तक इंतजार कर रहा है कि पैरा स्पोर्ट्स भी होता है। उस तक अगर ये पॉडकास्ट पहुंच गया, अगर ये चीज पहुंच गया पैरा स्पोर्ट्स का, और इन रिटर्न अगर मुझे वो सुनने को मिलता है, उससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। आपके लिए उतनी बस। परफेक्ट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच नरेश जी। थैंक यू, यस, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच।